कहानी इस बात से शुरू होती है कि इससे पहले कुछ खास नहीं हुआ। ये एक ऐसे मोबाइल खेल की बात है जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, बेहद सामान्य सा। इसका नाम था ब्लेसिंग ऑन अर्थ मिरेकल, और सवाल ये है कि ये इंसान इसे क्यों खेला। इसका जवाब है कि वो एक कल्चर्ड आदमी है, और जाहिर है क्योंकि खेल में फीमेल कैरेक्टर बहुत हॉट है। वाह। हालांकि उसे खेल बहुत पसंद आया, उसने कभी एक पाई भी नहीं खर्च की और खेल को ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन फिर वो इसमें फंस गया, न कि खेल के किसी प्लेयर की तरह। वो एनपीसी भी नहीं बना, बस बैकग्राउंड में खड़ा एक छोटा सा फिगर बन गया, अकेला और बेजान, एकदम अनजान, बेतरतीब कैरेक्टर बन गया, और उसका नाम कांग जोम्मा है। एक दिन वो इंसिडेंट से एक नीले बालों वाली लड़की से टकरा जाता है, और उसे डर लगने लगता है जब उसे पता चलता है कि वो एक औरत है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ ट्रॉमा है। वो पलटकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, और वो कहती है कि वो इसके लिए माफ़ी मांगती है। हमारे लड़के की किस्मत ये है कि ये गेम कोरिया में सेट है, नाम, जगहें और जियोग्राफी सब बहुत मिलते जुलते हैं, और ये उसने आसानी से अपना लिया, और वो यहाँ पर लगभग 1 साल तक एक साधारण किशोर की तरह जीता है। यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते कि ये वास्तविकता में एक खेल है, और वहाँ वो किसी और की तरह एक सामान्य जीवन बिता रहा है। फिर जब वो घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि वो कांग परिवार का गर्व है। वो उसे एक स्वीकार्यता पत्र दिखाती है कि उसे हवेन अकादमी में दाखिला मिल गया है। वो कहता है कि उसे इसके बारे में पहले से पता है, और उनसे बार बार इसके बारे में बात करना बंद करने के लिए कहता है। इस बीच उसके माता पिता, खासकर उसकी माँ, लगातार कहती रहती हैं कि वो कांग परिवार का गर्व है, और पूरा परिवार कल प्रवेश समारोह में जाने के लिए तैयार है, और सभी बहुत उत्साहित हैं, पूछ रहे हैं कि क्या वो तैयार हैं। वो कहता है कि वो जल्दी करेंगे, और इसी तरह से उनकी साधारण जिंदगी का सपना पूरी तरह से बिगड़ गया है। अपनी कुर्सी पर बैठकर वो सोचते हैं कि कल वो दिन होगा, और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, कंसिडरिंग कि सभी उनसे कितनी उम्मीदें लगाए हुए हैं। वो फोटो को देखते हुए सोचता है कि वो कितने थके हुए हैं। दरअसल यह सब उस असली कांग की गलती है जो उनसे पहले था। इस बच्चे ने इस प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला हासिल कर लिया है। जैसे ही वो इस शरीर में आया, उसने लड़के के माता पिता से सुना कि उसने परीक्षा पास की थी, ठीक उसके पहले जब उसने यह शरीर संभाला। खैर, माता पिता को नहीं पता कि उसने सिर्फ शरीर लिया है, लेकिन मैन कैरेक्टर के पास कोई बहाना नहीं है। और ये देखते हुए कि इस अकादमी में दाखिला लेना कितना मुश्किल है, वो सोचता है कि लड़का शायद जीनियस था, या फिर उसे कोई आशीर्वाद मिला था, यानी खास क्षमताएं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गेम्स में भी मिलता है। हालांकि हर इंसान के पास इस तरह की दिव्य रक्षा नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर शक्तियाँ आनुवंशिक होती हैं। ये आशीर्वाद की मौजूदगी या अनुपस्थिति पर निर्भर करती हैं, और शुरुआत से ही समाज वर्गों में विभाजित करता है, कुलीन, आम और विशेषाधिकार प्राप्त। यही तरीका है जिससे वे अभिजात्य वर्ग की शक्ति को बनाए रखते हैं। ड्रैगन अकादमी का निर्माण नायकों को तैयार करने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन यह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण परिवारों के लिए ही विशेष रही है। हाल ही में एक विशेष प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई, और हे कॉन्ग जोमा उन कुछ लोगों में से एक था जो इस विशेष तरीके से स्वीकार किया गया। इसका कारण साफ है, शायद इसलिए कि उन्हें नए नायकों की ज़रूरत है, या शायद मॉन्स्टर्स की वजह से, लेकिन उसे अभी शुरुआत करनी है, याद रखते हुए कि ये उसकी असलियत नहीं है। ये तो एक ट्रेनिंग स्कूल है जो जंग के लिए तैयार करने का था, जो कि आर्मी में भर्ती होने से बहुत अलग है। तो वो सुस्ताते हुए अपनी कृपा के बारे में बात करने लगता है। तभी एक विंडो खुलती है, और वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये स्टेटस विंडो हमेशा अजीब होती है। इसमें देखा कि उसे 30 सेकंड के लिए दर्द को नकारने का आशीर्वाद मिला है, मतलब उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, लेकिन कूल डाउन टाइम 12 घंटे है। वो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि ये क्षमता बेकार होने वाली है। ये देखकर बहुत ही उदास होने वाला है कि उसके पास बस इतना ही है, हालांकि उसके पास ये भी है जो उसे ये शरीर को पाने पर एक आशीर्वाद मिला, जो कि तलवार के भगवान का आशीर्वाद है। इसका असर काफी सीधा है, अगर वो हमला करता है तो यह कटेगा ही। इसके लिए कोई सक्रियण सीमा नहीं है, लेकिन यह सिर्फ 30 सेंटीमीटर से छोटी और 5 सेंटीमीटर से चौड़ी धारियों पर ही काम करता है। हालांकि उसने खेल खत्म नहीं किया था, लेकिन उसे कई क्षमताओं के बारे में पता था, और इस बारे में कभी नहीं सुना था। और यह कि जब आप हमला करते हैं तो कटने का असर बहुत साधारण था, लेकिन सबसे खास बात इसकी सक्रियता की स्थिति है, यानी 30 सेंटीमीटर से छोटी तलवार। यह सोचते हुए उसने कल्पना की,
ये एक साशिमी चाकू के साइज के बराबर है। ये सब देखकर उसे कोई आइडिया नहीं है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है, लेकिन जिंदगी हमेशा आपकी चाहत के मुताबिक नहीं चलती। अब उसने तय किया है कि वो इसके लिए तैयारी पूरी कर चुका है या नहीं, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि उसे कुछ उपकरण लाना है। उसे पता है कि ई रैंक के हथियार की कीमत मिलियन में होती है और सी रैंक से ऊपर के हथियार करोड़ों में बिकते हैं। अरे, ए रैंक और एस रैंक तो बेशुमार खजाने हैं। मसला ये है कि इस स्कूल में पढ़ाई खुद ही बहुत महंगी है और वो बार बार अपने दोस्तों से मदद नहीं मांग सकता। और माता पिता पहले ही पैसे के चलते ही परेशान है, स्कूल में उन्हें औजार लाने के लिए कह रहे हैं। तो उसे कुछ लाना पड़ेगा। वो एक बेतरतीब दुकान पर जाने का फैसला करता है, जो कुछ भी काम आए। कम से कम उसे याद है कि जापानी चाकू तेज होते हैं। इसके अलावा एक मास्टर को अपने औजारों पर दोष नहीं देना चाहिए। फिर दृश्य बदलता है। कोई उसे बच्चा कहकर पूछता है कि वह क्या लाया। कांग ऑकवर्ड तरीके से खड़ा है। चारों ओर सुविधा स्टोर के सशिमी चाकुओं का ढेर है। ये हथियार विश्लेषण का दिन है और वो जानता है कि जो कोई भी अच्छा सामान नहीं लाता उसे अमीर छात्र दबाएंगे और परेशान करेंगे। इंस्ट्रक्टर टेबल पर जोर से थपकी मारते हुए पूछता है कि क्या उसे लगता है कि यह अकादमी एक मजाक है। ये लड़का यहाँ किचन चाकू लेकर क्यों आया है? कांग गंभीरता से जवाब देता है कि ये उसका सामान है। प्रोफेसर हैरान होता है। वो छात्र पर चिल्लाता है, लेकिन कांग उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो बताता है कि उसे नए स्पेशल सिस्टम के जरिए स्वीकार किया गया है और उसके परिवार के पास सामान पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। और उस बैच का जो साफ साफ दिखाता है कि वो अमीर परिवार से नहीं है। उसे ये बेवकूफ़ी लगती है कि एक शैक्षणिक संस्थान का प्रोफेसर, जिसे सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, इतना पक्षपाती हो रहा है। वो ये भी कहता है कि आखिर में सामान को दोष देना सिर्फ शौकिया लोग ही करते हैं। उसके हिसाब से कोई विशेषज्ञ कभी हथियार को नहीं दोषी ठहराता। प्रोफेसर लड़के की समझदारी और आत्मविश्वास से हैरान है और उसके अडिग आत्मिक बल को अद्भुत मानता है। इसलिए वो छात्र कांग को दाखिला दे देता है। कांग सिर्फ धन्यवाद कहता है। कुछ लोग बैकग्राउंड में स्पेशल एडमिशन के बारे में कह रहे हैं और खुश नहीं लग रहे। कुछ तो उसे बदसूरत कहकर ये भी कह रहे हैं कि वो गंदा है। लेकिन प्रोफेसर बस सबको चुप कराने और जैसे ही मूल्यांकन खत्म होता है, बाहर जाने के लिए बोल देता है। वो या तो एक फरिश्ता हो सकता है या एक दानव। ये इस पर निर्भर करता है कि उन्होंने क्या कहा। हमारा दोस्त बस इस पागलपन में पड़ने से बचने के लिए भाग जाता है। बाहर दिन तो शुरू ही हुआ है और उसे पहले से ही ब्रेक चाहिए। उसने ऐसे जजमेंट की उम्मीद की थी, लेकिन इसे झेलना फिर भी अच्छा नहीं लगता। कम से कम वो बच तो गया। फिर भी मैंने उपकरण निरीक्षण पूरा कर लिया है और प्रवेश समारोह में भी शामिल हो गया हूँ। और अब बस क्लासरूम की क्वालिफिकेशन टेस्ट है। लेकिन अब वो बहुत आगे बढ़ चुका है। उसे पता है कि उसे अगले 3 साल तक इस स्कूल में जाना होगा। चारों ओर देखकर यह बिल्कुल अलग है जो उसने स्क्रीन पर देखा था। अगर वो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहे तो वो कहेगा कि यह एक छोटे शहर के आकार का है और वो मानता है कि स्कूल काफ़ी कूल है। उसे याद है कि पुराने समय में पारिवारिक हालात के चलते उसे हाई स्कूल छोड़ना पड़ा था, इसलिए ये सोचकर अजीब लग रहा है कि ये सच में हो रहा है। इंटरकॉम पर अनाउंस किया जाता है कि टेस्ट शुरू होने वाले हैं और नए स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग एरिया में इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन एक टेस्ट होता है और वो पूरी मेहनत करने का ठान लेता है, सिवाय इसके कि उसने इस दुनिया में आने के बाद से कभी चाकू नहीं इस्तेमाल किया। तो अब उसके पास करने को कुछ नहीं है, लेकिन उसे याद है कि प्रोफेसर ने कहा था कि चाकू को 1 सेकंड के लिए भी मत छोड़ना। हमारा लड़का सोचता है कि 20 साल की मेहनत के बाद 1 साल भी आराम नहीं कर सकता। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये बच्चा 2 साल की उम्र से ही साशिमी काट रहा है। वो चाकू को सहलाता है और कहता है, कोई बात नहीं है। पहले वो चाकू से काटने की कोशिश करेगा। वो इसे नीली आभा से घेरे एक कवच से खींचता है। यह उपकरण सभी शर्तें पूरी करता है और तलवार के भगवान का आशीर्वाद भी सक्रिय हो जाता है। हालांकि उपयोगकर्ता की फिजिकल बॉडी बहुत कम है और उपकरण का स्तर भी काफ़ी लो है, इसलिए इसके लिए कुछ दबाव का इस्तेमाल होगा ताकि उपकरण उसके साथ समन्वय कर सके। हालांकि कांग इम्प्रेस्ड है कि बस चाकू को पैकेजिंग से निकालते ही उसकी क्षमता सक्रिय हो गई और लेवल 1 सक्रियण पूरा हो गया। सिस्टम ने उसे देवताओं का आशीर्वाद दिया। उसे कुछ पास आते हुए महसूस हुआ और वो दर्द में चिल्लाने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो मर जाएगा। एक धमाका होता है और लड़का एक दरार और डिजिटल मार्ग बना देता है। ये क्या है? वो हमारे जितना ही उलझन में है
और चाकू जमीन पर गिरा देता है। शायद यही सही कदम है। वास्तविकता टूटती हुई लगती है और वो स्कूल में वापस आ जाता है। उसने देखा कि जैसे ही उसने चाकू छोड़ दिया तो सब कुछ सामान्य हो गया। अब समस्या ये है कि उसे बहुत तेज सिरदर्द हो रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि यह क्षमता सक्रिय हो गई है, लेकिन ये देवताओं का आशीर्वाद दुनिया को क्यों बिखेर रहा है। और जो इंटेंस दर्द उसे हो रहा है वो इस क्षमता के इस्तेमाल की कीमत लगती है। अगर हर बार सक्रिय होने पर ऐसा ही होना है तो इसका मतलब है कि वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंटरकॉम पर छात्रों से ट्रेनिंग फील्ड में इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है। जमीन की तरफ देखते हुए वो सोचता है कि क्या वो चाकू उठा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता। और वो सोचता है, मैं साशिमी चाकू को जमीन पर पड़ा नहीं छोड़ सकता। वो थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर उसका हैंडल पकड़ लेता है। जैसे ही वो इसे उठाता है उसे एक झटका लगता है, जैसे कोई बिजली दौड़ गई हो, और फिर से चिल्ला उठता है। फिर दृश्य ट्रेनिंग हॉल में बदल जाता है, जो कोलोसियम के बीचों बीच है और लोगों से भरा हुआ है। साफ दिखता है कि ये उच्च वर्ग के लोग हैं जो अपने बच्चों के स्कूल में दाखिले के बारे में बात कर रहे हैं। तभी उनकी नज़र एक तरफ मुड़ती है। वहाँ कोई बैठा हुआ है। इसका नाम है क्लिंग सेगफ्राइड हारून निबेलुंग के वंशज, संस्थापक नायक वेलोर जोआक्विन के प्रत्यक्ष शिष्य, एक लीजेंडरी हीरो। ये सब एक मोटा सा आदमी जिसके बाल बेतरतीब हैं कहता है कि सेगफ्राइड सबसे ताकतवर इंसान है। सेगफ्राइड अपना सिर झुकाता है और एक तरफ देखता है। रशी मीडिया जहर आ रही है और वो सेगफ्राइड से पूछती है कि क्या उन्हें मिले आधी सदी हो गई। वह उसके अकादमी के कपड़ों पर टिप्पणी करता है और पूछता है कि क्या वह 70 साल की होने पर भी ये क्या कर रही है। वह जवाब देती है कि हर औरत चाहती है कि वह आखिरी तक खूबसूरत रहे। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे 10 साल छोटा कर देने की बात कही, अगर वो चाहे। वो जवाब देता है कि 70 की उम्र में भी वो नहीं बदली। वो कहता है कि उसकी शख्सियत उसके लिए सबसे मायने रखती है। वो उस पर हंसती है और कहती है कि वो तो आधी सदी पहले जैसा ही है, लेकिन वो ये भी नोट करती है कि उसका यहाँ होना चीज़ें बदल रहा है। आमतौर पर उसे रईस लोगों के बीच रहना पसंद नहीं। शायद उसे अपनी पोती में दिलचस्पी है जो यहाँ मौजूद है। सेगफ्राइड उस टिप्पणी को नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि अब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। कलाकार ने सबको यूजिरो लेवल के हेयर स्टाइल देने का फैसला किया, जबकि कांग बस खड़ा है। और वो वहाँ सीधे काले बालों के साथ ये सोचते हुए कि क्या वो अकेले हैं जिनके बाल सामान्य हैं। सब लोग बात कर रहे हैं कि वो एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि हम्बल ओरिजिन से आना क्या होता है। तभी पीछे से अचानक एक झलक आती है और सब फुसफुसाने लगते हैं। वो सोचता है कि अब कौन आ रहा है। वाह, नीले बालों वाली लड़की आई है। उसे पहले से पता था कि वो यहाँ पढ़ती है। एबेल वॉन निबेलुंग, तलवार के भगवान की पोती, और सबसे महत्वपूर्ण, उस खेल की नायिका जिसके लिए वो पागल हुआ था। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। हैट्सुने मिकू की कहानी बताती है कि एक सबस्पेस होता है जो असली दुनिया से अलग है। वहाँ के हमले बिल्कुल असली लगते हैं और आप सारा दर्द महसूस करते हैं, लेकिन चूंकि ये असली दुनिया में दखल नहीं देता, वहाँ हत्या भी करना अलाउड है। वाह, मीडिया अपने बाजूकास के साथ पूरे रंग में है। जो होने वाला है वो एक बैटल रॉयल प्रतियोगिता है इस सबस्पेस के अंदर। प्रतिभागियों को 10 के ग्रुप में बांटा जाएगा और रैंक सर्वाइवल के आधार पर होगी। मीडिया यहाँ पर ये सब समझा रही है। अपने साथ कोई उपकरण ले जाने पर कोई पाबंदियां नहीं होंगी, और सेगफ्राइड ने ये संकेत दिया कि इससे अमीरों को एक बढ़त मिलेगी। वो जवाब देती हैं कि उन्हें किसी न किसी तरह की बढ़त की ज़रूरत है, क्योंकि वे ही अकादमी को फंड कर रहे हैं। वो ये भी बताती हैं कि स्पेशल एडमिशन सिस्टम बनाना उनके लिए पहले से ही एक बड़ी चुनौती थी। कांग भीड़ में शर्मा रहा है। वो दूरी में इतनी खूबसूरत थी, लेकिन अब उसे दूर से देखकर उसे जैसे घुटने टेकने का मन हो रहा है। आसपास के लड़कों के लिए उसे दुख हो रहा है, क्योंकि उसे खेल का पूरी तरह पता है। एबेल वॉन निबेलुंग एक ऐसी खिलाड़ी है जिसे जादुई आशीर्वाद मिला है। दूसरे शब्दों में, अंत में उसकी एक और नायिका से जुड़ने वाली है। सुंदर लोग हमेशा किसी का इंतजार करते हैं, और हमारा खास एडमिशन वाला लड़का तो बस एक आम, शांत और सुरक्षित जिंदगी जीना चाहता है। वो स्कूल खत्म करके बिना ज्यादा परेशानी के एक नियमित नौकरी करना चाहता है। फिर वो अखबार में देखता है कि नायकों को हमेशा सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन उस चाकू के दर्द को याद करके उसे पता है कि उसके लिए यह संभव नहीं है। हीरो दुनिया की रक्षा कर सकते हैं, और वह एक आरामदायक डेस्क जॉब की ओर देख रहा है। अचानक आसमान में एक क्रिस्टल इसकी घोषणा करता है कि इस साल हेन अकादमी में टेस्ट होगा।
क्रिस्टल बताता है कि ये टेस्ट एक बैटल रॉयल होगा। जो आखिरी बचेगा उसे स्टार रैंक मिलेगी, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को ड्रैगन रैंक मिलेगी, चौथे से लेकर 7वें तक को वुल्फ रैंक मिलेगी और 8वें से 10वें तक को सामान्य कचरा माना जाएगा। स्कोरिंग ऑटोमेटिक होगी और कोई समय सीमा नहीं होगी। हमारे हीरो को समझ आता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है। खेल में उसका लक्ष्य है जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करना, बिना किसी का ध्यान खींचे, उस पल वो आम महसूस करे। तभी रोबोट नीली ऊर्जा फैलाना शुरू करता है, यह बताते हुए कि टेस्ट शुरू हो गया है। नायकों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो। कांग किसी भी कीमत पर अपना हथियार निकालने से बचना चाहता है। अगले सीन में लगभग सभी लोग जमीन पर पड़े हुए हैं, हारकर। 24 ग्रुप्स खत्म हो चुके हैं और टॉप रैंकिंग्स की घोषणा हो रही है। सेगफ्राइड कमेंट करता है कि इस साल ये अन्याय लग रहा है। उसकी पोती और शांग और गुओ के वंशज स्ट्रांग हैं। मीडिया कहती है अब की बार परिवारों में प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो परिणाम तो स्पष्ट ही थे। एबेल ने अपना मैच 7 मिनट और 14 सेकंड में ख़त्म किया। भले ही उसने अपने दादा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लेकिन यह अभी भी अकादमी के टॉप 10 टाइम्स में शामिल है। सेगफ्राइड कहता है कि निबेलुंग का वंशज होना और ऐसा टैलेंट होना स्वाभाविक है, लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो वह जा रहा है। मीडिया पूछती है कि क्या वह बाकी वंशजों को देखना नहीं चाहता, पर वह उन्हें सुअरों की तरह नज़रअंदाज कर देता है। क्या विनम्रता है? उसे न तो किसी निचले तबके के लोग पसंद हैं। ठीक है, वह तो वो है जिसने एक युद्ध लड़ा है और कैरी के पास नैतिक अधिकार है और अब वो चल पड़ता है। लेकिन फिर दोनों हैरान रह जाते हैं और सब लोग चौंक जाते हैं। इलाके में एक अजीब सी ऊर्जा फैलती है और मीडिया पूछती है क्या उसने भी ऐसा महसूस किया, भीड़ की तरफ देखकर। सेगफ्राइड चिंतित है, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है। अचानक उनकी नज़रें एक नीली रोशनी पर जाती हैं जो आकाश में दिख रही है। वो ऊपर देखते हैं जैसे कि जगह दरकने लगती है और टुकड़े ज़मीन पर गिरते हैं जो छात्रों के बीच में विस्फोट करते हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या कोई वैकल्पिक दुनिया से गिरा है। एक नीली रोशनी आसमान में चमक होती है और सेगफ्राइड फ्रीड एक छोटे से चाकू के गिरने को देख रहा है जो किसी के सामने पड़ता है। मीडिया मेडिकल टीम बुलाने का कहती है और कैडेट्स से मदद करने के लिए बोलता है। और वहाँ लेटे हुए उस आदमी को देखते हैं। हाँ, तुमने सही पहचाना, वही कांग है। नतीजा तो पहले से तय है। एक सुनहरे बालों वाला लड़का चिल्लाता है कि वो उस बास्टर्ड को पकड़ लेगा, लेकिन एक और लड़का उसे गर्दन से पकड़ लेता है। सुनहरे बालों वाले को मुंह पर एक तमाचा लगता है और तभी कांग को रियलाइजेस होता है कि वो बैटल रॉयल में है। आयरन किंग परिवार के भाइयों की ब्रुटैलिटी कुख्यात है और कांग को ये देखकर आतंकित होता है। वे लोगों को सीधे मारने के बजाय वो उन्हें 30 मिनट से ज़्यादा समय तक टॉर्चर कर रहे हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो उसे अकेला क्यों छोड़ रहे हैं। वो तो इतना कमज़ोर है कि उसे लड़ाई के लायक भी नहीं समझा जा रहा। एक भाई जो सुनहरे बालों वाले को गर्दन से पकड़कर रखा है पूछता है कि क्या वो मर गया है। वो एक और आदमी को ज़मीन पर गिरा देता है और शिकायत करता है कि ये बोरिंग हो रहा है। वो बचे हुए लोगों की गिनती करने लगता है, अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है कि वो इतना तेज़ी से मार रहा है, थोड़ा धीरे चलना चाहिए। लेकिन फिर वो एक और पर लात मारता है और एक आदमी कुचल देता है और मजाकिया अंदाज में माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये एक और हो गया। वो एक लड़की की ओर इशारा करता है और अपने भाई से कहता है तू इसे थोड़ी मस्ती के लिए ले ले। लड़की साफ तौर पर डर गई है। पास की दीवार के पीछे छिपा हुआ कांग नहीं जानता कि क्या करे। जब टॉर्चर शुरू हुआ तो सबकी हवा टाइट हो गई, लेकिन इससे भाइयों का व्यवहार नहीं बदला। लाल कपड़े पहने भाई लड़की की तरफ चलता है और कमेंट करता है कि वो उसकी पसंद की है और वो पहले से उसकी चीखें सुनने की कल्पना कर रहा है। नीले कपड़े वाला भाई उसे पैरवट बुलाता है, लेकिन लाल भाई जबरदस्ती वाला मुंह बनाकर कहता है तो फिर मैं तुम्हें कहाँ से तोड़ना शुरू करूं। तभी कोई चिल्लाता है और उन्हें बास्टर्ड्स कहता है। वो कांग है जो पूछता है कि क्या वो पागल हैं। भले ही ये अलग जगह है, पर जो वो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। दोनों भाई उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं और सोचते हैं कि ये नया लड़का कौन है। उन्हें जल्दी पता चलता है कि वो एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है। लाल भाई कहता है कि वो कांग का सिर पल भर में कुचल देगा और जो अपमान हुआ है उसकी शुरुआत वो कांग की जुबान निकालने से करेगा। कांग घबराते हुए सोच रहा था क्या करे। वो दर्द खत्म करने की ताकत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ 30 सेकंड तक चलती है और ये लोग यहाँ आधे घंटे से हैं। फिर उसे कुछ याद आता है, अपनी बैग में साशिमी चाकू। समस्या ये है कि उसे पता है जिस पल वो उसे छुएगा वो ताकत सक्रिय हो जाएगी,
लेकिन यही उसकी एकमात्र उम्मीद है। जब वो नीली आभा वाले चाकू को निकालता है तो भाई लोग हैरान हो जाते हैं। कांग को लगा था कि वो डरेगे, लेकिन वो बस उस पर हंसने लगते हैं और पूछते हैं क्या वो मजाक कर रहा है उस चीज के साथ। लड़की अभी भी जिंदा रहते हुए कांग की राहत के लिए शुक्रिया करती है। लाल भाई हंसते हुए कहता है कि कांग की मौत जितनी हो सके बिना दर्द की होगी, क्योंकि वो बहुत मजेदार है। फिर वो आगे बढ़कर कहता है कि वो कांग का सिर कुचल देगा। कांग 30 सेकंड के लिए दर्द को मिटाने की शक्ति को सक्रिय करता है और बाकी दी हुई आशीर्वाद के साथ ये शायद उसकी जीत का बस एक ही मौका हो। वो चाकू को निकालता है और आशीर्वाद तुरंत सक्रिय हो जाता है। लाल भाई अब भी उसका मजाक उड़ा रहा है, ये पूछते हुए कि वो किचन के चाकू से क्या करने वाला है। कांग जानता है कि अब या कभी नहीं, काटो या मारा जाए। पर समस्या ये है कि ये कोई मछली नहीं बल्कि एक इंसानी शरीर है। उसे याद आता है कि उसने हमेशा सोचा था कि फिल्म में गैंगस्टर हमेशा साशिमी चाकू क्यों इस्तेमाल करते हैं, वे सच में लोगों को काट डालते हैं। उसके बॉस ने तब कहा था कि यह संभव नहीं है, लेकिन कांग जानता है कि आशीर्वाद का वर्णन कहता है कि अगर वह हमला करेगा तो चाकू काट देगा। और चर्बी वाला भाई खौफ में देखता है जबकि उसका हाथ उड़ गया। कटे हुए हाथ का गिरना एक जोरदार आवाज करता है। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी आ दें।